5%, सबसे ज्यादा आंकड़ा कहां पर होता है 5। अब जैसे जैसे ऊपर गए तो क्या होता है, ये माना जाता है ट्रॉपिकल जोन, हमारे कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, सदाबहार वन पेपर आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसे बोलता हूं, लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री, हर किताब में लिखा हुआ है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, दोनों तरफ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। सरासर निरर्थक, सरासर गलत बात है ये, मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर लॉजिक आप सुन रहे हो, मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो, सुनो। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है जहां पर कभी भी तापमान, सर्दियों में भी तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना जाए। कोई कोई वैज्ञानिक कहते हैं, ट्रिवार्था का नाम मैंने बहुत बार लिया है आपके सामने, उनके बारे में बहुत थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं आपको। कोई कोई कहते हैं 21 डिग्री सेल्सियस से तापमान यहां नीचे नहीं जाता, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये सही परिभाषा है भाई, कोई आधार तो होगा गर्म वाले क्षेत्र का। तो क्या है, जहां पर 18 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे नहीं जाता, दूसरे महोदय कहते हैं 21 डिग्री से तापमान नीचे नहीं जाता। मेरी बात समझना, ठीक है बच्चों। अब ठीक है, ओके। अब आप ये बताओ, ये है भारत, ठीक है, ये है भारत, मेरी बात सुनना, दिख रहा है तुम्हें भारत। अगर मैं इस भारत, ये हमारा है मध्य प्रदेश, ये रहा एमपी, ये हमारा मध्य प्रदेश, कर्क रेखा जा रही है ये रही भाई, एमपी से होके जा रही है, 23.5 डिग्री पे होके जा रही है। मैं तुम्हें थोड़ा सा लॉजिकली बात करना चाह रहा हूं, 23.5 डिग्री से होके जा रही है कर्क रेखा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोगों की माने, जो नॉर्मल अपने विचार रखते हैं, तो इतना पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ये ट्रॉपिकल जोन है। 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिण गोलार्ध, ये दोनों ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन उष्ण कटिबंध का मतलब क्या हुआ, यहां पे 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे नहीं जाता। समझ में आया मेरी बात। अब आप भारत में ही कई ऐसे क्षेत्र देखोगे, यहां पर ये ऊपर आप इधर जाओगे ना, महाबलेश्वर पुरम, ऊपर पहाड़ी इलाके में अनाईमुडी, इधर नीचे पहाड़ियां है ना, दक्षिण भारत के एमपीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, ये पश्चिमी घाट, हिमालय के बाद सबसे बड़ा घाट पश्चिमी घाट है, ये तो पता है। पिछली बार क्वेश्चन आए थे, डोडा बेटा सबसे बड़ी नागरकोयल, डोडा बेटा, काराकोरम की पहाड़ियां, ये पूरी रेंज है जो, और इसमें बीच में आके ये यहाँ पे ये अपनी मिलती है अपनी पूर्वी घाट। तो यहाँ पे अभी ये नहीं पढ़ा रहा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट नहीं पढ़ा रहा मैं अभी आपको। ये जो क्षेत्र है, यहां पे कई ऐसे क्षेत्र हैं जो ऊंचे क्षेत्र हैं, जहां का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसका मतलब अगर 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे का क्षेत्र कम हो गया, तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कैसे आया, कैसे आया। क्योंकि जो वैज्ञानिक महोदय हैं, जो क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, क्लाइमेनोनॉट मैनोलॉजी, हमें वायु के बारे में थोड़िक ज्ञान को हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि ये गलत हो गई बात। तो पता है भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कैसा होता है, भारत में ये बनाया भारत मैंने, भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, मतलब ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये छोड़ दिया, ये ऐसे ड्रॉ होती है। और वैसे देखते हैं, ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, नीचे का पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र गर्म क्षेत्र है, यहाँ पे 18 डिग्री से तापमान नीचे नहीं जा सकता। तो व्हाट अबाउट दिस एरिया, व्हाट अबाउट दिस एरिया। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। छोटी मोटी पकड़ लोगे, बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि बड़ी नौकरी उन्हीं के लिए इंतजार करती हैं, उन्हीं को प्राप्त होती हैं जो प्रोफेसर लेवल के होते हैं, जो बहुत धुरंधर स्टूडेंट्स होते हैं, ये बात याद रखना।
चना मटरों को नौकरी नहीं मिलती, कुएं के मेढकों को नौकरी नहीं मिलती, पानी के बुलबुलों को नौकरी नहीं मिलती, जो आज सपना देखा कल भूल गए। सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना भी पड़ता है। खैर, ये करना पड़ेगा। चलो, थोड़ा बताना था वाटर वेपर्स में, मैंने आपको समझाया। चलिए, तो फिर आ जाओ, फिर से लौट आओ। 5% सबसे ज्यादा जल की मात्रा कहां पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर। अब मैंने बोला जो गर्म क्षेत्र है, मैक्सिमम क्षेत्र जो पाया जाता है वो 28 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 28 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न स्फीयर में 28 डिग्री एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भाप ज्यादा बनती है, और कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री तक नहीं, 28 डिग्री तक आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का प्रभाव रहता है, यानी गरम 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 प्रभाव रहता है। कितना डिग्री? 28 डिग्री ऊपर, 28 डिग्री नीचे। मेरी बात समझ में आ रहा है? ओके। अब बात आती है कि ये हमने ये देखा और ये हमने डिग्री देखी, तो यहां पर तो ठीक है, ये जो भाप है ये खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया जल वाष्प मिल रहा है हमें। इस क्षेत्र में जो वाटर वेपर की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी खासी हमें मिल रही है। अब तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके ऊपर आता है क्षेत्र 28 डिग्री के ऊपर, इसे कहते हैं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बेटा घबराना नहीं, तुम डिग्री याद रखना है बच्चे, ये सारे हम चीजें समझाएंगे क्या होती हैं, क्या बला होती हैं एक दिन में। अब कभी नहीं सीखी जाती, बहुत समय लगता है सीखने में बेटा, और हम गलती कर तभी सीखते हैं हम। तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आया इसके ऊपर, ठीक है। यहां पर अब जलवाष्प की मात्रा कम हो गई, इसे क्या कहते हैं? यानी सब ट्रॉपिकल जोन, अगर मैं कह दूं तो कम कम गर्मी का क्षेत्र, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसमें क्या हुआ? इसमें गर्मी कम होना शुरू हो गई, क्योंकि 23.5 डिग्री तक आते हैं सूर्य देवता, फिर चले जाते हैं, फिर नीचे गर्म करते हैं तो यहां ठंड पड़ती है, फिर ऊपर आते तो यहां गर्मी का मौसम आता है, फिर नीचे चले जाते हैं तो यहाँ ठंड पड़ती है, यहाँ गर्मी पड़ती है, यहाँ ठंड पड़ती है। हम बताएंगे कैसे रोटेशन होता है, क्या होता है। अभी तो हमें एटमॉस्फेयर समझना है। तो ये आया आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसका मतलब यहां पर जो जल वाष्प की मात्रा थी, भाप बनना कम हो जाएगा। स्थल मंडल का क्षेत्र है, लिथोस्फीयर, जमीन ज्यादा है, पानी तो ये नीचे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहां पर जल वाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी 28 डिग्री के ऊपर का क्षेत्र, यहां पर जो वाटर वेपर है वो होता है 2.6%। कितना? बिल्कुल आधा हो गया। जो भूमध्य रेखा पर जलवाष्प की क्वांटिटी थी हमारे पास, कितनी क्वांटिटी थी हमारे पास? क्वांटिटी थी बच्चों 5, कितनी हो गई? उसके ऊपर होके हाफ ऑफ द क्वांटिटी, आई मीन टू से 2.6 हो गई। कहां पर? 28 डिग्री के ऊपर। फिर हमने और मूव किया, ये कहलाता है लो लैटिट्यूड रीजन। लो मतलब 0, 1, 2 निन। जैसे जैसे हाई, हाई मतलब 90 डिग्री, हाई मतलब 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम लो से हाई जाएंगे, यानी निम्न अक्षांश से, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड के ऊपर जाते हैं, तो वाटर वेपर जो जल वाष्प की मात्रा होती है वो कम होती चली जाती है। अब आया 50 डिग्री भी आएगा। भाई 90 डिग्री तक पहुंचना है तो 0 से 50 भी बीच में पड़ेगा। जब हम 50 डिग्री पे आएंगे तो ये जो संख्या है वो रह जाती है 0.9%, 0.9% रह जाती है। 50 डिग्री 0.9% रह जाती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आए 70 डिग्री पे। 70 डिग्री पे ये क्वांटिटी रह जाएगी, ठंडी जगह है, भाप तो बन ही नहीं रही, शुष्क जगह है,
0.2%। 70 डिग्री लैटिट्यूड पे 0.2% ये क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो ये देखो डाउनफॉल आपको दिखाई देगा 5, 2.5, 2.6, 9.9, 0.2%। ये डिवीजन है हमारे वाटर वेपर का हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर जलवाष्प के बारे में आता है तो आप 50 से 60 शब्दों, क्या हम तो 250-300 में हमारे बच्चे लिख देंगे। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब बात आती है, ये जो जलवाष्प है ये कितने किलोमीटर तक कितना हमें प्राप्त हो जाता है। कहीं कहीं लिखा रहता है 7, 8, 6, आप लिखेंगे 5 किलोमीटर, क्योंकि ये भारी होता है ना, भाप बनती है, नीचे रहता है। 5 किलोमीटर अगर हम अपने सर के ऊपर देखें, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर अगर हम सर के ऊपर देखें तो 5 किलोमीटर ऊपर लगभग 90% वाटर वेपर हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना परसेंट प्राप्त हो जाएगा? 90% वाटर वेपर हमें प्राप्त हो जाएगा। 10% जो बचेगा वो ऊपर बचेगा। यानी सिर्फ 5 किलोमीटर पे कितना पानी है? कितना पानी है? पानी 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 पानी। समझ में आ रहा है? 5 किलोमीटर में 90% पानी यानी जलवाष्प की मात्रा प्राप्त हो जाती है, और 90%, और 10% उसके ऊपर बसता है जो हम देखते हैं। अब बात आती है और कुछ भी अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके आगे बात करें, मेरा मन करता है, कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि जितना पानी मेरे इर्द गिर्द है जो मुझे दिखाई नहीं देता, सब खोया रहता है, उसको अगर मैं निचोड़ के पूरी पृथ्वी, पूरा एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो जलवाष्प फैला हुआ है, इस पूरे जलवाष्प को मैं कंडेंस करके, सघन करके पानी में बदल दूं तो मुझे कितना पानी मिलेगा? क्या मेरी बाल्टी भर जाएगी, या मेरा नाला भर जाएगा, या मेरे घर की टंकी भर जाएगी? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पूरे पृथ्वी पर जितना जलवाष्प की वायुमंडल में मात्रा है, वाटर वेपर की जो मात्रा है, अगर उसे पूरा पानी में बदल दिया जाए तो 2.5 सेंटीमीटर की मोटी लेयर पूरी पृथ्वी पर पानी की छा जाएगी। इतना पानी मौजूद है हमारे वायुमंडल में। अगर पूरे इस जलवाष्प को पानी में बदल दें हम तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर की पूरी पृथ्वी पर जहां देखोगे 2.5 सेंटीमीटर पानी दिखाई देगा। छप्पर 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 छप्पर। अमेरिका जाओगे तो छप्पर छप्पर करोगे, पाकिस्तान जाओगे, कनाडा जाओगे, जहां जाओगे वहां तुम्हें 2.5 सेंटीमीटर पानी में चलना पड़ेगा। इतना पानी मौजूद है हमारे पूरे वायुमंडल के अंदर दोस्तों। ये चीज। सेकेंड थिंग्स, अगर हम बात करें तो ये जलवाष्प के कारण ही इसे हम, ये क्वेश्चन आया था सिविल सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन, विच इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस? लोग लिख के आ गए CO2। अरे CO2 प्राइमरी नहीं होती, उससे हम सेकेंडरी दर्जा देते हैं सोखने का। प्राइमरी यानी प्राथमिक जो ग्रीन हाउस गैस है वो हमारी कहलाती है हरित, ये वाटर वेपर ही कहलाता है, जल वाष्प कहा जाता है, वाटर वेपर। प्राथमिक जो प्राइमरी ग्रीन हाउस जो गैस होती है वो बेसिकली वाटर वेपर ही कही जाती है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें आती हैं तो ऑन टाइम भी ये अल्पकालीन अंश को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता, सोख लेता है ऊपर से आने में। CO2 कभी नहीं सोखती, CO2 ट्रांसपेरेंट बन जाती है लेकिन लौटते में सोखती है। ये तो आते में ही सोख लेता है, थोड़ी मात्रा को गर्म हो जाता है, फिर जाते में तो सोख ही लेता है। तो इसे हम प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस का नाम देते, किसे? वाटर वेपर को हम प्राइमरी गैस हाउस कहते हैं, ठीक है, गैस कहते हैं। जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर बेसिकली
धुआं, ये फॉग बनना, ओलावृष्टि होना, बरसात होना, ओले पड़ना, सब किसका रूप होता है? इसी का तो रूप होता है। पानी का जो जलवाष्प ऊपर जाता है, हमारे यहाँ मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून से बारिश होती है हमारे यहाँ पर, जो व्यापारिक पवनें हमें लेके आती है हमारे पास भूमध्य रेखा को पार, हम पढ़ाएंगे, मानसून पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। तो व्यापारिक पवनें जो लेके आती हैं, जो उठती हैं हमारे 40 से 45 डिग्री पे, बड़ा प्रकोप होता है उनका। पहले आया था एक क्वेश्चन, चीखता साटा प्रचंड पचासा, गरजता 40। तो पछुआ पवने हुई व्यापारिक, लेकिन व्यापारिक पवने का ज्यादा होता है, डोल ड्रम पवने ज्यादा नहीं करती, 5% शांत पवने रहती। ये पवनों का चैप्टर अलग करेंगे बच्चों। तो मैं सिर्फ, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, मुझे तो अभी सभी फ्रेशर लग रहे हैं, इतना जानिए, जलवाष्प की मात्रा उच्च अक्षांश पे कम होती है, यानी ऊपर, नीचे भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। कारण मैंने बता दिया, मैक्सिमम रेडिएशन प्राप्त होना पूरे साल भर। दूसरी बात, अगर हम चर्चा करें तो जैसे जैसे ऊपर कम होता जाता, तो हम दो तीन चीज को बताएंगे, एक 50 डिग्री, एक 70 डिग्री, एक अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को हम कंसिडर करते चलेंगे, जिसके अंदर 0.26, 0.9, 0.2% के रिड्यूस में होती चली जाती है, टोटल नीचे 5 में रहती है। तीसरी हम बात करेंगे 5 किलोमीटर के रूप में जो जलवाष्प वाटर वेपर होता है, वो लगभग 90% के रूप में पाया जाता है। 90% जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। कहां पाई जाती है? हमारे सर के ऊपर ही। तो इतना समझ में आया? पहले तो मुझे ये बता दो बच्चों, इतना समझ में आया? पहले तो मुझे आप ये बताओ, फटाफट फीडबैक दो, फटाफट फीडबैक दो। क्या आप लोगों को इतना समझ आया? ओके, चलिए, सभी को समझ में आ रहा है। ये नए बच्चे कहां चले गए? गरिमा कहां गई? रोहित आ गया, चलो रोहित को, गरिमा कहां गई? चलो ठीक है, चलिए, ओके फाइन। अब बात आती है, थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, आर्द्रता जो होती है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है और आप सभी ने पहली बार सुनेंगे, 100% आप पहली बार इस चीज को सुनेंगे। अगर मैं जल वाष्प को ही लेके चलता हूं, तो अगर आप इसे पहली बार सुनेंगे, जल वाष्प मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ये जो आर्द्रता होती है, भाई पानी की मात्रा वायुमंडल में क्या कहलाती है? आर्द्रता कही जाती है। ये जो आर्द्रता होती है, ये बेसिकली दो प्रकार के पर निर्भर करती है। ये शायद किसी ने नहीं सुना होगा, इसलिए इसकी मैं परिभाषा लिखवाना चाहूंगा। एक लिख लेना, क्योंकि इसे नोट्स में नहीं दूंगा मैं, ये थोड़ा सा अलग लेके जा रहा हूं। क्योंकि देखो, पता है बच्चों, मैं आपको क्या सोच के पढ़ा रहा हूं? एक चीज मैंने अपने परसों ही बोला था, कल को आप मेहनत करके प्रीलिम्स निकालोगे, परसों आप मेहनत करके मुख्य परीक्षा लिखोगे, सीट होंगी 200। 200 अगर बच्चे कोई भी आ गए और उन्होंने अगर आपसे 5% भी अच्छा लिख दिया, तो टीचर के पास विकल्प होगा, आपको बाहर हो जाओगे आप। फिर आप सोचो, एकदम बाहर हो गए, फिर से 1.5 साल, फिर कब प्रीलिम्स होगा, कब मुख्य परीक्षा दोगे, और क्या गारंटी है कि उसमें निकाल पाओगे? यस और नो? गलत कह रहा हूं? सिर्फ 5% भी कोई अच्छा लिख देगा ना, उससे ज्यादा नंबर मिलेंगे, तुम्हें कम मिलेंगे। तो मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारे इर्द गिर्द तक कोई ना फटके एग्जाम में। आप लोग सभी बच्चों से 200% ज्यादा अच्छा लिखो। एग्जामिनर के पास ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी कॉपी के अलावा किसी और कॉपी को उतने नंबर दे। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो क्या मैं पाप कर रहा हूं? आप बताओ। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्या मैं पाप कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के, कुछ आते हैं, तो थोड़ा सा सकारात्मक रहो। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, सकारात्मक रहना जरूरी है। ये समय ऐसा चल रहा है, बच्चे पेशेंस लूज कर रहे हैं, बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी पेशेंस लूज कर रहे हैं, किसी किसी का पढ़ाई में थोड़ा डिमोटिवेशन हो रहा है, वो हो रहा है, मैं सपोर्ट दे रहा हूं उनको। दूसरा, ये समय धैर्य से निकालने का समय है। ये समय, परीक्षा की डेट नहीं आ रही, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज की तारीख में क्या हम तैयार हैं? अगर परीक्षा होती है, हमें ये सोचना है, ये सोचने का समय है। मैं सच बता रहा हूं, ना कि ये सोचने का समय कि परीक्षा कब होगी।
हमें ये सोचने का समय है कि परीक्षा कभी भी हो हम कितने तैयार हैं। ये धैर्य चाहिए। हमारी कोचिंग बंद पड़ी है, अगर आप बताओ, चलो आप लोग तो हमारी फैमिली बने हो, परिवार हो मेरा, हमारी कोचिंगें बंद पड़ी हुई हैं, 6-7 महीने हो गए, मॉल बंद पड़े हैं, रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, वो कितना डिप्रेशन में होंगे आप बताओ, कितना डिप्रेशन में होंगे। लेकिन हम लोग सकारात्मक रवैया अपनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा सकारात्मक है। मैं कभी यूट्यूब पे वो डालता हूं वीडियो, तो मुझे मैक्सिमम लाइक मिलते हैं 94%, 90%, कुछ डिसलाइक भी करते हैं 1 2 3 4। तो उन डिसलाइक को देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे इस वीडियो ने उनकी अच्छे से जला दी। कितनी जलन पैदा हुई होगी कि वो डिसलाइक कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ने वाले तो है नहीं। अगर पढ़ने वाले होते तो वो कमेंट बॉक्स में बताते कि सर आपने ये चीज और ऐड करनी थी, आपने इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया। और कोई पूरी वीडियो देख के बताते। जब मैं वीडियो डालता हूं तो 1 2 लाइक डिसलाइक पहले ही आ जाते हैं, यानी 1 घंटा पूरा होने से पहले ही डिसलाइक आने का मतलब क्या है, सामने वाले ने वीडियो नहीं देखी। तो मैं पता क्या सोचता हूं, उसमें कितनी जलन पैदा हुई है कि हम आज भी खड़े हैं इस लॉकडाउन के पीरियड और बच्चों को अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो हर चीज में सकारात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा हमें। ये धैर्य का समय है। तो आप पहली बात तो डिमोटिवेट ना हो, और ये समय है डीप से डीप पढ़ने का। हम यहां सब लोग छोड़ के बैठे हैं, हमें सब लोग से मतलब ही नहीं है, हमें सेल्फिश बनना पड़ेगा। ये कोई समाज सेवा नहीं है, कंपटीशन है, आपको बाहर करना है। तो अभी बहुत अच्छा समय है, बेस्ट से बेस्ट करो, जितना बेस्ट पढ़ सकते हो बेस्ट पढ़ो। मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने पढ़ाने के लिए, मेरी बात समझो। जो मैं आपसे कह रहा हूं ना बच्चों, ये समय बेस्ट से बेस्ट पढ़ने का है और इसी बार एग्जाम क्रैक करने का है। हमारे इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई फटकना नहीं चाहिए। वो कब होगा पॉसिबल, जब हम हर चीज पढ़ेंगे, हर चीज समझेंगे, हर चीज लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये बात आप याद रखो। ओके बेटा, तो बात आती है, मैं इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं तुम्हें कि धैर्य नहीं खोना, धैर्य नहीं खोना। मैंने उस दिन भी बोला था, सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना भी पड़ेगा। लोग जलना नहीं चाहते, चमकना चाहते हैं। तो वो चमक फीकी होती है, कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल होती है। सच बता रहा हूं, ये जलने का समय है। धीरे धीरे धैर्य पूर्वक जलते जाओ, मेहनत करते जाओ। ओके, तो बात आती है आर्द्रता का 2 रूप। मैं थोड़ा सा आपको लिखवाना चाहूंगा इसके अंदर। जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, बेसिकली वो 2 चीजों पे निर्भर करती है। एक करती है परम आर्द्रता, ध्यान रखना, एक होती है हमारी परम आर्द्रता, परम आर्द्रता, और एक होती है हमारी आपेक्षिक आर्द्रता। ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। परम आर्द्रता और आपेक्षिक आर्द्रता किसी में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ वाटर वेपर कह के खत्म कर देते हैं। परम आर्द्रता और आपेक्षिक आर्द्रता, ये जो वाटर वेपर जो ह्यूमिडिटी पैदा कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो 2 के कारण होता है। एक होती है अल्टीमेट ह्यूमिडिटी और एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मैं भी लिखवा दूंगा, थोड़ा मैं समझा देता हूं। जो हमारी परम आर्द्रता है वो बेसिकली क्या होती है, परम आर्द्रता क्या होती है? परम आर्द्रता वो रूप होता है, जो भाप का वो क्वांटिटी होती है भाप की, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती है, उसे कहते हैं परम आर्द्रता। और जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है वो एक ताप और जो साधारण गैस होती है उनका एक अनुपात होता है। पहले परिभाषा नोट करें फटाफट, सभी बच्चे परिभाषा नोट करें। मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों, पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूं। परम आर्द्रता, प्लीज नोट कर लीजिए ये 2 परिभाषाएं, क्योंकि अगर परीक्षा आएगी हम ये भी लिखेंगे। परम आर्द्रता, किसी विशेष ताप पर, किसी विशेष ताप पर, परम आर्द्रता बता रहा हूं, किसी विशेष ताप पर वायु के इकाई आयतन में विद्यमान, वायु के इकाई आयतन में विद्यमान भाप की मात्रा को कहते हैं। किसी विशेष ताप पर
वायु के इकाई या आयतन में विद्यमान वायु की मात्रा को कहते हैं परम आर्द्रता। इंग्लिश वाले लिखें, अल्टीमेट ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in a unit volume of air, present in a unit volume of air at a particular temperature, at a particular temperature। ठीक है, तो जो हमारा एक प्रकार के किसी विशेष ताप पर, टेम्परेचर पे जो हमारा स्टीम यानी वाटर वेपर हमारे वायुमंडल में एक वॉल्यूम में जो विद्यमान है, उसी को हम कहते हैं परम आर्द्रता। सेकंड लिखिए फटाफट बच्चों, सेकंड वन लिखिए, आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत में व्यक्त वह संबंध है, इट्स रिलेट विद शो इन परसेंटेज। मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, पहले हिंदी में लिखें। प्रतिशत में व्यक्त वह संबंध है, प्रतिशत में व्यक्त वह संबंध है जो उस वायु में विद्यमान भाप की मात्रा में, प्रतिशत में व्यक्त वह संबंध है जो उस वायु में विद्यमान भाप की मात्रा में, जो उस वायु में विद्यमान भाप की मात्रा में और उसी ताप पर उसी आयतन की, और उसी ताप पर उसी आयतन की संतृप्त वायु की भाप मात्रा को होता है, और उसी तापमान उसी आयतन की संतृप्त वायु की भाप मात्रा में होता है। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या एक प्रतिशत में बता रहे हैं, इसको पहले इंग्लिश में भी नोट कर लो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, माफ करना मैंने एब्सोल्यूट लिख दिया था, आपेक्षिक मतलब रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव ह्यूमिडिटी expressed in percentage, relative humidity expressed in percentage in the relation between the amount of steam or water vapor, लिखना, expressed in percentage is the relation between the amount of water vapor, the amount of water vapor, amount of water vapor present in that air, present in that air, and the water vapor volume, and the water vapor of the volume of the saturated air, and the water vapor volume of the saturated air of the same volume at same temperature, and the water vapor volume of the saturated air of the same volume at the same temperature. So there are two type of मतलब ह्यूमिडिटी, ये डिपेंड, आर्द्रता डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक होती है परम आर्द्रता, एक होती है आपेक्षिक आर्द्रता। परम आर्द्रता सीधी बात है, एक विशेष तापमान पर जो भी हमारा स्टीम की मात्रा होती है वायुमंडल में, मतलब वाटर वेपर की मात्रा होती है, उसे हम परम आर्द्रता कहते हैं। और आपेक्षिक आर्द्रता जिसे हम रिलेटिव कह रहे हैं, एक बेसिकली एक तापमान पर जो हमारी संतृप्त गैसेस हैं, जो संतृप्त जलवाष्प की मात्रा है और जिनका आयतन है, और नॉर्मल जो वाटर वेपर है, उन्हीं के परसेंटेज को बेसिकली हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। दैट्स इट। तो दोस्तों ये हमारा जो गैसेस है, जो मैंने बताया था कंपोजिशंस किससे बनती हैं, संगठन क्या है, वो हमारा खत्म होता है। गैस, एरोसोल, लॉ पढ़ डाले। क्या आपको क्लियर है बच्चों?